नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों हम यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में अभी तक आपको उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल से लेकर चंद राजवंश और परमार राजवंश तक आपको पढ़ा दिया है। और मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके, और साथ ही साथ आपको नोट्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। और यहाँ पे हम जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, वो सीरीज हम यहाँ पे कंटिन्यू ला रहे हैं। जैसे कि कोई आज टॉपिक पढ़ा दिया और उसके बाद वहाँ पे उससे संबंधित उसके एमसीक्यू क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराते हैं। आज मैं आपको उत्तराखंड का गोरखा शासन पढ़ाऊंगा। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के संपूर्ण नोट्स, उत्तराखंड प्रीवाइज ईयर पेपर एंड साथ ही साथ उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप हमारे उत्तराखंड जीके ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप का आप लुत्फ उठाइए। दोस्तों यहाँ पे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ उत्तराखंड में गोरखा शासन। गोरखा शासन की जो वीडियो है वो 3 वीडियो में यहाँ पे इसका सिलेबस कंप्लीट होगा। यानी आज की जो वीडियो है पार्ट 1, इसमें आपको पढ़ाऊंगा गोरखा शासन के इतिहास के बारे में और कुमाऊं में किस प्रकार इन्होंने शासन किया, यानी कुमाऊं में गोरखा शासन का इतिहास में आज आपको पढ़ाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में गोरखा शासन का इतिहास। तो जो गोरखा लोग थे वो थे नेपाली मूल के थे, यानी ये नेपाल के थे और इनको गोरखा के नाम से यहाँ पे जाना जाता था। ये अत्यंत लड़ाकू किस्म के लोग थे, इसलिए इन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में इन्होंने शासन किया। और इनकी जो सत्ता थी होती सैनिक शासन पर आधारित। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गोरखाओं की सत्ता किस शासन पर आधारित थी, तो थी सैनिक शासन पर आधारित, क्योंकि अधिकांश जो कार्य करते वो सेनाएं करती थी। नेपाल में 24 रियासत थी जिन्हें चौबीसी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। और जो नेपाल के प्रथम राजा थे वो थे पृथ्वी नारायण शाह या पृथ्वीपति नारायण शाह के नाम से भी इनको जाना जाता है। 1743 से 1775 तक इन्होंने शासन किया नेपाल में, और इनको नेपाल का निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको नोट करना है। पृथ्वीपति नारायण शाह के बाद कौन बना राजा, वो बना प्रताप सिंह। 1775 से 1778 तक ये राजा बना। और उसके बाद बना यहाँ पे राजा रण बहादुर शाह। 1778 से 1800 के बीच इसने शासन किया। और इसी के शासनकाल में यहाँ पे क्या हुआ, उत्तराखंड में यानी कुमाऊं में गोरखाओं ने सत्ता स्थापित की 1790 में। तो इसका मतलब नेपाल में किसका शासन था इस टाइम, वो था रण बहादुर शाह का। रण बहादुर शाह छोटी उम्र में यहाँ पे राजा बन गया था और इसी कारण इसकी जो संरक्षिका थी उसका नाम था यहाँ पे राजेंद्र लक्ष्मी। ये आपको नोट करना है, राजेंद्र लक्ष्मी रण बहादुर शाह की संरक्षिका थी। और रण बहादुर शाह ने कहा जाता है कि रण बहादुर शाह जो था इसने अंत में क्या करा था, संन्यास ले लिया था राजपाट छोड़कर। और इसका नाम उसके बाद क्या कहा गया, स्वामी निर्गुणानंद। ठीक है, तो स्वामी निर्गुणानंद के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये आपको नोट करना है, कई बार क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो रण बहादुर शाह का दूसरा नाम क्या था, स्वामी निर्गुणानंद। तो ये तो हमने आपको बताया कि नेपाल में किस प्रकार इनका शासन था और कौन कौन इनके राजा थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुमाऊं में गोरखा शासन। दोस्तों कुमाऊं में गोरखा शासन पढ़ने से पहले कुछ आपको प्रीवाइज का जो मैंने पढ़ाया था आपको चंद राजवंश, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी पता होनी चाहिए। लास्ट में क्या हुआ था कि जो हर्षदेव जो था वो था दीपचंद का दीवान, और फिर दीपचंद की मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या की जाती है मोहन चंद के द्वारा। और फिर मोहन चंद क्या करता है, वहाँ पे सत्ता स्थापित करता है और हर्षदेव जोशी को कहाँ जेल में डाल देता है। और फिर हर्षदेव जोशी को कौन जेल से छुड़ाता है, ललित शाह छुड़ाता है। और फिर कुमाऊं में प्रद्युम्न शाह वहाँ पे शासन करता है। और फिर प्रद्युम्न शाह वापस कहाँ आता है दोबारा, वो आता है गढ़वाल में, वहाँ पे फिर हर्षदेव जोशी शासन करता है। और फिर हर्षदेव जोशी को गद्दी से दोबारा कौन हटाता है, वो हटाता है मोहनचंद। और मोहनचंद के बाद उसका पुत्र महेंद्र चंद वहाँ पे शासन करता है। और फिर महेंद्र चंद अंतिम शासक बन जाता है चंद राजवंश का, क्योंकि 1790 में वहाँ पे गोरखा उसको क्या कर देते हैं, परास्त कर देते हैं। जबकि जो हर्षदेव जोशी है वही गोरखाओं को प्रेरित करता है कि वो कुमाऊं पर शासन करे। ठीक है, तो आगे भी हम यहाँ पे उसके बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन पिछली वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करा दिया कि आपको ध्यान रहे कि किस प्रकार यहाँ पे गोरखा लोग आए। तो गोरखाओं ने कुमाऊं पर 1790 में यहाँ पे आक्रमण किया। इस समय गोरखा राजा रण बहादुर शाह यानी स्वामी निर्गुणानंद था, जिसको मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि इस समय यहाँ पे राजा कौन है। इसका शासन है 1778 से 1800, जबकि 1790 में इन्होंने यहाँ पे कुमाऊं में आक्रमण कर दिया। तो अर्थात कई बार क्वेश्चन भी आता है कि जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया तो उस टाइम गोरखा सरकार में राजा कौन था, यानी नेपाल में राजा कौन था, तो वो था स्वामी निर्गुणानंद या रण बहादुर शाह। गोरखाओं ने हर्षदेव जोशी के कहने पर कुमाऊं पर आक्रमण किया।
हर्षदेव जोशी के बारे में इसी वीडियो में आपको डिटेल्स आपको बताऊंगा, क्योंकि हर्षदेव जोशी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है नेपाल की यहाँ पे कुमाऊं की राजनीति में। तो इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है और कई बार इसके उससे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं इससे संबंधित। तो हरदेव जोशी ने यहाँ पे गोरखाओं को यहाँ पे आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर दिया कि वो आकर कहाँ कुमाऊं में आक्रमण करें। और ये क्यों आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया उसने, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि हरदेव जोशी को मोहनचंद ने जेल में डाला और मोहनचंद को छुड़ाया ललित शाह ने, और उस प्रद्युम्न शाह को वहाँ पे राजा बनाया, और प्रद्युम्न शाह फिर गढ़वाल आ जाता है और फिर वहाँ पे हरदेव जोशी शासन करता है। लेकिन हरदेव जोशी को फिर राजगद्दी से कौन हटाता है? मोहनचंद हटाता है, और मोहनचंद के बाद उसका पुत्र महेंद्र चंद वहाँ पे शासन करता है। तो इसकी तो हरदेव जोशी की दुश्मनी थी महेंद्र चंद और मोहनचंद से, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे हरदेव जोशी चाहता है कि गोरखा यहाँ पे आक्रमण करे और महेंद्र चंद को परास्त करे वहाँ पे। तो इसी प्रकार क्या करते हैं कि गोरखा जब 1790 में वहाँ पे आक्रमण करते हैं, तो उस समय गोरखा की जो सेना थी उनका नेतृत्व किसने किया था? वो क्या था? अमर सिंह थापा, जगजीत पांडे और सुर सिंह थापा आदि सैनिकों ने यहाँ पे इनका नेतृत्व किया, और सबसे प्रमुख थे अमर सिंह थापा उनमें, ठीक है। तो ये आपको ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ जाते हैं कि गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया। और इस समय कुमाऊं में चंद राजा महेंद्र चंद का शासन था, ठीक है। तो महेंद्र चंद को राजगद्दी से हटाने के लिए हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं को यहाँ पे प्रेरित किया, यहाँ उनको निमंत्रण दिया कि वो कुमाऊं पर आक्रमण करे। अब क्या होता है कि 1790 में यहाँ पे हवाला बाग मैदान में दोनों सेनाएं यानी कुमाऊं की सेनाएं और गोरखा सेना यहाँ पे एक दूसरे के सामने आ जाती है, और इस युद्ध में कुमाऊं शासक महेंद्र चंद मारा गया, ठीक है। तो इस युद्ध जो 1790 में हवाला बाग मैदान में युद्ध होता है, हवाला बाग नामक युद्ध भी कहा जाता है इसको। तो 1790 में यहाँ पे महेंद्र चंद मार दिया जाता है और 1790 में कुमाऊं पर गोरखा शासन स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे 1790 में गोरखा शासन स्थापित हो गया कुमाऊं में। अब हर्षदेव जोशी के बारे में जान लेते हैं कि हर्षदेव जोशी कौन था और किस प्रकार इसने इसको मतलब राजनीति जो कुमाऊं की राजनीति थी उसमें बहुत बड़ा हाथ था हर्षदेव जोशी का। तो हर्षदेव जोशी चंपावत के राजा दीपचंद, ठीक है। तो उस टाइम जो कुमाऊं के शासक थे उनकी राजधानी कहाँ हुआ करती? वो हुआ करती चंपावत। और उस टाइम जब ये हर्षदेव जोशी था तो उस टाइम वहाँ के राजा थे दीपचंद, जिनका ये दीवान था, बहुत ही विश्वसनीय दीवान था उनका, ठीक है, राजा दीपचंद का। अब क्या हो जाता है कि जो मोहनचंद है वो दीपचंद की हत्या कर देता है। मोहनचंद का उसका एक दरबारी था दीपचंद का। अब जब मोहनचंद ने इसकी हत्या कर दी तो कहीं ना कहीं जो ये भरोसेमंद इसका दीवान था हरदेव जोशी दीपचंद का, तो मोहनचंद के दिमाग में ये भी खटकता है ये भी कहीं कोई मतलब विरोध न कर दे, इसलिए इसको जेल में डाल देता है और फिर इसको छुड़ाने जाता है ललित शाह। और फिर इस प्रकार वहाँ पे कुल मिला के ललित शाह अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को वहाँ पे बैठाता है। फिर जब प्रद्युम्न शाह गढ़वाल में आता है तो वहाँ पे हर्षदेव जोशी खुद वहाँ पे शासन करता है और उसको फिर मोहनचंद हटा देता है। और उसके बाद मोहनचंद का पुत्र महेंद्र चंद वहाँ पे राजगद्दी संभालता है, और इसलिए हर्षदेव जोशी की उनसे दुश्मनी रहती है और उनको हटाने के लिए हर्षदेव जोशी गोरखाओं को वहाँ पे निमंत्रण देता है। अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्यों गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और क्यों इसने गोरखाओं यानी हरदेव जोशी ने गोरखाओं को वहाँ पे निमंत्रण दिया। हरदेव जोशी ने गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया। हरदेव जोशी ने अंग्रेजों को उत्तराखंड पर शासन करने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। तो हरदेव जोशी ने जब गोरखा यहाँ पे शासन करते थे, अब इसने सोचा था कि गोरखा यहाँ पे उसको आक्रमण करेंगे और जो मतलब धन लूट के जाएंगे और दोबारा हरदेव जोशी को यहाँ पे सत्ता सौंप देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गोरखाओं ने खुद यहाँ पे शासन करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद कहीं ना कहीं इसकी गोरखाओं से भी क्या हो गई, दुश्मनी हो गई और उसने अंग्रेजों को वहाँ पे शासन करने के लिए निमंत्रण दे दिया। कई इतिहासकार इनके बारे में अलग अलग राय देते हैं क्योंकि इसने कार्य ऐसे किए, मतलब एक तरफ से क्या था कि एक तरफ से तो ये राजभक्त भी था क्योंकि अपने जो उसका दीपचंद जिसका वो दीवान था जिसने उसकी हत्या की उससे उसने बदल लिया, और साथ ही साथ इसने जब गोरखाओं को और अंग्रेज़ों को उत्तराखंड में क्या है बुलाया या यहाँ निमंत्रण किया तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, द्रोही भी हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो अलग अलग इतिहासकार है इसके बारे में अलग अलग राय देते हैं। तो राहुल शंकरत्यान ने हरदेव जोशी को विभीषण की उपाधि दी। विभीषण यानी जो घर का बेदी है, जो घर में दुश्मन को बुलाता है, तो इसने वही कार्य किया। तो राहुल शंकरत्यान ने हर्षदेव जोशी को विभीषण की यहाँ पे उपाधि दी। एटकिंसन ने हर्षदेव जोशी को स्वार्थी व देशद्रोही कहा। इसने स्वार्थी और देशद्रोही इसलिए कहा कि अपने मतलब के लिए यहाँ पे इसने क्या किया कि अगर मैं मोहनचंद ने मेरे को राजगद्दी से हटा दिया तो मैं इसको मारने के लिए या इसके पुत्र को मारने के लिए गोरखाओं को यहाँ पे बुलाता हूँ, और फिर गोरखाओं ने भी इसको राजगद्दी नहीं दी तो फिर उसने अंग्रेजों को बुला दिया। तो इसलिए यहाँ पे एटकिंसन ने इसको क्या कहा, स्वार्थी और देशद्रोही यहाँ पे घोषित किया।
हरदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है। चाणक्य मतलब जो क्या करता है, राजनीति में उलटफेर कर देता है। तो यहाँ पे इसी ने क्या किया, कुमाऊं में राजनीति को उलट दिया एक किस्म से, क्योंकि यहाँ पे पहले कुमाऊं में चंद राजाओं की क्या थी, सत्ता थी, और उसके बाद गोरखाओं ने यहाँ पे शासन किया, और वो सब किसकी वजह से, हरदेव जोशी की निमंत्रण की वजह से। और कुमाऊं का इसको शिवाजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है, तो हरदेव जोशी को कहा जाता है, या कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हर्षदेव जोशी को। हर्षदेव जोशी को राज्य निर्माता, किंग मेकर भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है, हर्षदेव जोशी को किंग मेकर यानी राज्य निर्माता भी कहा जाता है। तो ये तो थे यहाँ पे हरदेव जोशी के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे बता दिया कि किस प्रकार इसने गोरखाओं को प्रेरित किया, क्यों किया इसने गोरखाओं को प्रेरित, और ये था कि ये दीवान था एक, ठीक है, और किस प्रकार इसने अंग्रेजों को भी वहाँ पे उत्तराखंड में आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। भले ही वैसे अंग्रेजों को जो निमंत्रण दिया वो तो वैसे सुदर्शन शाह ने दिया कि वो गोरखाओं को भगाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इतिहासकार मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो हर्षदेव जोशी का भी उसमें बड़ा हाथ था। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे कुमाऊं में 1790 से 1815 तक क्या रहा, गोरखा शासन रहा, और इनके क्या थे, सूबेदार। देखो जो गोरखा क्या थे शासन था, यानी एक तो सरकार थी नेपाल में, और जो नेपाल की सरकार थी वो क्या करती, जहाँ भी वो उत्तराखंड में जब उन्होंने शासन किया तो यहाँ उन्होंने सूबेदार या सूबा नियुक्त किया, जो किसके अंतर्गत कार्य करता, नेपाल की सरकार के देखरेख में यहाँ पे कार्य करता था। तो जब कुमाऊं में उन्होंने क्या किया, गोरखाओं ने सत्ता स्थापित की, तो उन्होंने यहाँ पे एक सूबेदार घोषित किया जिसको सूबा भी कहते हैं। तो उत्तराखंड पर नेपाल के राजा के प्रतिनिधि शासन करते हैं। ठीक है, इनको प्रतिनिधि भी कह सकते हैं क्योंकि वो नेपाल के राजा के अकॉर्डिंग वहाँ पे कार्य करते हैं, जिनको सूबेदार या सूबा भी कहते हैं। कुमाऊं का जो प्रथम सूबेदार था वो था जोगमल शाह। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि कुमाऊं का प्रथम सूबेदार कौन था, तो वो था जोगमल शाह, जिसने 1791 से 92 तक यहाँ पे शासन किया। कुमाऊं का द्वितीय सूबेदार था वो था काजी नरसिंह। कौन था, काजी नरसिंह। 1793 में इसने सत्ता संभाली यहाँ पे। काजी नरसिंह के शासनकाल में मंगल रात घटनाक्रम हुआ। अब ये मंगल रात घटनाक्रम क्या है कि इसने क्या किया, इसने जो कुमाऊं में देखा कि कुछ लोग उसका विद्रोह कर रहे हैं, तो उसने क्या किया कि मंगल के रात को उन सबकी गर्दनें उड़ा दी। तो इसलिए काजी नरसिंह के शासनकाल में माना जाता है कि मंगल की रात घटनाक्रम हुआ, जिसमें उसने अपने विद्रोहियों या जो उसके विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे उनकी गर्दनें उसने काट दी थी। कुमाऊं का तृतीय जो सूबेदार था वो था अजब सिंह थापा। कौन था, अजब सिंह थापा कुमाऊं का तृतीय सूबेदार था। उसके बाद यहाँ पे रुद्रवीर सिंह, धोंकल सिंह, गोरेश्वर ऋतुराज और बमशाह चौतरिया, जिसको भीमशाह के नाम से भी जाना जाता है। और बमशाह गढ़वाल और कुमाऊं का अंतिम नेपाली सूबा था। ठीक है, यानी इसने 1815 तक यहाँ पे शासन किया, तो इसलिए इसको कहा जाता है ये कुमाऊं का भी अंतिम सूबेदार था और गढ़वाल का भी अंतिम सूबेदार था बमशाह। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, अंग्रेज यहाँ पे आते हैं और अंग्रेज उनको गोरखाओं को यहाँ से भगा देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कुमाऊं में किस प्रकार गोरखाओं ने शासन किया, किस प्रकार हरदेव जोशी ने उनको निमंत्रण किया, और कौन कौन उनके सूबेदार थे यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे शासन किया। तो आज हमने आपको पढ़ा यहाँ पे कुमाऊं में गोरखा शासन, और कल की वीडियो में आपको बताएंगे यहाँ पे गढ़वाल में किस प्रकार गोरखाओं ने शासन किया, और उसकी जो थर्ड पार्ट होगा इसको, उसमें हम बताएंगे आपको इनकी जो सिस्टम था, मतलब किस प्रकार ये शासन करते हैं, और इनकी जो कर व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था और कर व्यवस्था के बारे में हम आपको इसकी थर्ड वीडियो में बनाएंगे, और उसके बाद इसका गोरखा शासन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आप हमारे फेसबुक पेज में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं हमारे। और अगर आपको कुछ ही पूछना है, अगर आप कमेंट, कई बार ये होता है हम कमेंट नहीं दे पाते, वैसे हम अधिकतर जो भी कमेंट करते हैं उनके सबके हम रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम कभी नहीं कर पाए तो आप हमें फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जरधारी क्लासेस के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है, और वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।